लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पवार के पंच से चाणक्य की चमक पड़ी फीकी। पवार के पावर के आगे चाणक्य बना चूहा। पवार के पावर गेम ने चाणक्य के उड़ाए चिथड़े। भाजपा को दिखाए दिन में तरेगन। सत्ता पाने का सपना हुआ चकनाचूर। 100 सरकार की और 1 पवार की। ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं आप। कमल ब्रांड के इस वॉशिंग मशीन को केसरिया एंड कंपनी वालों ने लॉन्च किया है। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, बेहद चमत्कारी, अद्भुत और करामाती मशीन है। इधर से डालो भ्रष्टाचारी और उधर से निकलेगा राजा हरिश्चंद्र, वो भी बिना गंगा में डुबकी लगाए, एकदम पवित्र होके। हंसिए मत, सीरियस बात पर हंसते नहीं हैं। सोचते हैं कि जो पार्टी सावरकर को भारत रत्न देने की बात करती है, उसने कुर्सी के लिए अजीत पवार को परमवीर चक्र ना दे दिया था, यही क्या कम है। ये अलग बात है कि छोटे पवार गेरुआ के गुरु घंटालों के भी गुरु निकले और अपने कौशल से न सिर्फ फडणवीस के फेफड़े में फालूदा भर दिया, बल्कि 24 घंटे के भीतर अपने ऊपर लगे 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपों को भाजपा की राष्ट्रवादी मशीन में धुलवाकर वापस चाचा की शरण में लौट आए। मतलब चाचा और भतीजे ने मिलकर भारतीय जुगाड़ू पार्टी के तमाम चंपुओं और चाणक्यों के टकले पर धान की खेती कर डाली। यानी सरकार भी गिर गई, केस भी खत्म और भतीजा फिर चाचा के साथ पार्टी में। इसे ही तो कहते हैं तेरे हर वार पे पलटवार हूँ मैं, यूं ही नहीं कहलाता शरद पवार हूँ मैं। महाराष्ट्र में चल रहे शह और मात के खेल में सत्ता गंवा चुकी भाजपा और उसके चाणक्य को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, खाली स्थान को बस ध्यान से भरिएगा, कहीं विस्फोट ना हो जाए। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। भाजपा की इसी चमत्कारी बूटी की वजह से इंसाफ की आस में बैठे लोग अब न्यायालय की बजाय मोटा भाई के दरबार का रुख करते हैं, क्योंकि भाजपा के इस नकली चाणक्य के दरबार में कोई भी भ्रष्टाचारी पवित्र होकर जितना जल्दी राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, उतना तो मुंबई में भेलपुरी और दहीपुरी भी नहीं बन पाती। देखिए, आप फिर हंस रहे हैं, हंसिए मत, क्योंकि कोश्यारी जैसे महामहिम जब मेहरबान होते हैं तो फडणवीस जैसे नेता 4 दिन में कैसे पहलवान बन जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये कोश्यारी की ही होशियारी थी कि देवेंद्र फडणवीस बिना ब्रश और टॉयलेट के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले राजनेता बन गए और 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रात में कहीं खो भी गए। फिलहाल महाराष्ट्र में मुरझा चुके कमल के बाद कमलगट्टों का चेहरा भी मुरझा गया है और उनका हाल कुछ यूं है कि लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। देखिए, अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते। दरअसल भागवा के भगवानों ने संविधान को वो वैश्या बना दिया है जिसका इस्तेमाल ग्राहक मन मुताबिक कर लेता है, या यूं कहें कि केसरिया एंड कंपनी की छत्रछाया में पलने वाली भारतीय जुगाड़ू पार्टी ऐसा पचरंगा दुपट्टा बन गई है जो हर सूट पर आसानी से मैच कर जाती है। कुर्सी के लिए नाक और कान छिदवाने से भी भाजपा को कोई परेशानी नहीं। महाराष्ट्र में सत्ता चली जाने की हताशा ने साहेब की सियासी चड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी है। कहते हैं चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं बहुत गहरा दाग छोड़ जाते हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाकर गुफा पुत्र ने ट्विटर पर बधाइयों का जो संदेश भेजा था, उसने गुजरात वाले बाबा के चरित्र को चौराहे पर चप्पलों से चपेट दिया था। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वे महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। हमारे पास संख्या बल है। विधानसभा की फ्लोर टेस्ट में बहुमत से हम उसको सम्मत करके ये सरकार 5 साल काम करेगी। 30 तारीख को विधानसभा के फ्लोर पर हमने कहा 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखेगा। हम सदन में बहुमत साबित करेंगे। बहुमत विधानसभा के फ्लोर पर निश्चित रूप से सिद्ध करके दिखाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी है तो संभव है।
केसरिया पट्टा ओढ़ने वाले ये जितने भी भाई लोग हैं ना, इन्हें भारत रत्न मिला है। और ये जो सूट बूट वाले भाई साहब दिख रहे हैं ना, इनको तो छोड़ ही दीजिए, भारत रत्न से भी बड़े पुरस्कार कमल रत्न होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। फिलहाल विपक्ष वाले कैंची और अस्तूरा लेकर इन्हें ढूंढ रहे हैं कपार पर कपास की खेती करने के लिए, क्योंकि कमल रत्न भाटिया ने अपने दिव्य मुख से कहा था कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वो अपनी प्यारी जटाओं को जड़ों से काट कर जलील हो चुके टकले पर टमाटर की खेती करवाएंगे। अरे आप तो हंस रहे हैं, देखिए ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। राजनीति में जैसे ही कोई नेता केसरिया पट्टा ओढ़ ले, गले में गेरुआ गमछा टांग ले, गर्दन में भगवा चादर लपेट ले, तो अपने आप को पुतिन का पोता और नेतन्याहू के नाती से कम नहीं समझता। दोबारा सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, पहले से ज्यादा सीटों से। और अगर ना बने, मुझे अपनी ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है, मैं कटवा दूंगा, मैं आपसे वचन देता हूँ। ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है, मैं कटवा दूंगा, मैं आपसे वचन देता। अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। भाटिया जहां भी होंगे, देवेंद्र फडणवीस की बात सुनकर अपनी जुल्फों पर हाथ फेर रहे होंगे, और फडणवीस खुद कहीं सन्नाटे में पड़े दांत निपोड़ रहे होंगे, क्योंकि रात के गहन अंधकार में सत्ता के मोह ने उनसे और उनकी पार्टी से जो जो करवाया था, उसके अंजाम ने उन्हें बहुत मासूम बना दिया था। जिन अजीत पवार ने फडणवीस से कहा था कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, उसकी लौ पवार की आंधियों में बुझ गई थी। पवार के पावर पंच ने बीजेपी के सियासतों और सत्ता की चाहतों का नक्शा बिगाड़ दिया था। पवार ने ऐसा जाल बिछाया था कि बीजेपी और उसकी सिपाही लगातार गाना गाते रहे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। और पवार ने उनके पैरों को बुरी तरह जकड़ रखा था। बीजेपी के प्रसाद कि वो अपनी इज्जत बचा ले, इस्तीफा दिला दे। मैं समझता हूँ इतनी बदनामी होने से बेहतर है कि खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि नंबर तो है नहीं इनके पास। पवार शुरू से जानते थे कि इन हिमाकतों का हिसाब कैसे करना है, और सिर्फ 3 दिन में ही उन्होंने हारी हुई बाजी को ऐसे पलट दिया कि भगवा के बड़े बड़े भगवान मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। सोमवार को सुबह से ही बीजेपी को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन शरद पवार को इंतजार था कि अजीत पवार कब इस्तीफा देते हैं। वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो हो, लेकिन अजीत पवार का इस्तीफा तय है, और वही हुआ भी। दोपहर होते होते नागपुर के नाती को समझ आ गया था कि पवार ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, और वो सिर्फ नाम के देव और नाम के इंद्र रह गए हैं। हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे। मीटिंग होगी, चूज किया जाएगा और फिर गवर्नर के पास जाया जाएगा। अब देखते हैं कि इस बीच चाणक्य जी क्या करते हैं। दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं के बारे में मशहूर था कि वो चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं। उनके सिपाहियों का प्रचार है कि वो अजय हैं, लेकिन पवार के पावरफुल पंच ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया और बिना किसी धमकी के, बिना किसी बड़बोलेपन के समझा दिया कि अब दिल्ली में जो होंगे सो होंगे, महाराष्ट्र में तो हम ही हम हैं। ने स्पष्ट कहा कि नेता चुनने के समय उद्धव ठाकरे ही हमारे नेता होंगे, और उन्होंने शिवसेना की भाषा में कहा कि ये मेरा आदेश है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। नेपथ्य से निकले हुए पवार ने बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए थे। उन्होंने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के असंभव गठबंधन को न केवल संभव किया, बल्कि गेरुआ के गुरु घंटालों के गले और जबड़े से सत्ता छीनकर उसे समझा भी दिया कि बहुमत हर बार वो लावारिस टुकड़ा नहीं होता जिसे वो जब चाहे उठा लें। कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस अंधेरे में चोरी चोरी चुपके दिलाई गई शपथ पवार की आंखों में शनिवार से ही रेत की तरह चुभ रही थी, और उन्होंने उसी दिन ठान लिया था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बेनूर करके मानेंगे। इसके बाद पवार ने इतने तेजी से पैतरे चले कि बीजेपी का दिल्ली दरबार हथियार डालने को मजबूर हो उठा। वो समझ ही नहीं पाया कि 4 दिन की उसकी चांदनी को पवार ने फिर अंधेरी रात में कैसे बदल दिया। सियासत में खेल खराब कर देना क्या होता है, यह हाल के बरसों में भगवा के भड़भुंजों को पहली बार पवार ने समझाया था,
और टकले पर तबला बजाते हुए समझाया था। दुनिया की सबसे विशाल पार्टी एक अकेले पवार के सामने बहुत बेबस, बहुत बेचारी हो गई थी। एक से एक दिग्गजों से भरी भगवा मंडली अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि पवार के पास कितनी जान है और जब वो अपनी पर आ जाएंगे तो उसका क्या हाल करेंगे। याद कीजिए वो दृश्य जब पवार भ्रष्टाचार के मामले में पेशी के लिए ईडी के दफ्तर जा रहे थे। मोदी शाह ने सोचा था कि इससे पवार सत्ता के खेल का मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसी दिन पवार ने जता दिया था कि ऐसे खिलौने से बच्चे डरा करते हैं, बादशाहों का मुकद्दर तय करने वाले महारथी नहीं। जीतना है, सीखना क्या। पवार ने उम्र की सीमाओं का लबादा उतार दिया था और सीधे मोदी और शाह से आर पार का ऐलान कर दिया था। साथ ही ये भी जता दिया था कि वो इस बाजी को हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं। भगवा के भगवानों ने जिन नेताओं के दम पर अपने आप को पवार पर बीज साबित होने का मुगालता पाल रखा था, उन्हें पवार ने झूठा पकड़कर नचा मारा था। महाराष्ट्र में बीजेपी की दुनिया लुट चुकी थी और उद्धव ठाकरे महाअकाली दल के नेता चुने जा चुके थे। नागपुर वाले नत्थू काका मुख्यमंत्री निवास से पैकअप की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी इस समूची प्रक्रिया में अपने दामन पर लगे दाग का हिसाब लगा रही थी। पवार ने इस दाग को सरेआम कर दिया था क्योंकि इसके छींटे गुजरात वाले बाबा की जटाओं तक भी उड़े थे। ये गवर्नर ने बिल्कुल अपने पद की जीरो कर दिया, मर्यादाएं भंग कर दी। तो इसलिए सवाल ये आता है कि ऐसे गवर्नर लगाए इन्होंने, ये मैं जानता हूँ आचार्य कोश्यारी को, वो गवर्नर की काबिल थोड़ा ये बेचारा, बैठा दिया उसको और गलत काम कराए। सब जगह यही हो रहा है। दरअसल बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखने के लिए गुफा पुत्र की सरकार ने नैतिकताओं और मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी थी। याद कीजिए जब गुजरात वाले बाबा युवा अवस्था में गुजरात की राजनीति करते थे और सत्ता के खेल सीख रहे थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहारा ले लेते हैं और हमने लिया है। लेकिन पवार ने साबित कर दिया है कि विभीषणों के दम पर सत्ता हड़पने की जल्दबाजी कई बार नासूर में बदल जाती है अगर सामने कोई ताकतवर खिलाड़ी खड़ा हो। और ये भी कि किसी जुमले को भारतीय राजनीति का स्थायी सत्य मान लेना किसी दिन किसी को भी दलदल में ढकेल देता है। पवार ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के सामने खड़ा कर गुफा पुत्र और मोटा पुत्र की मंशा को ही नहीं, उनकी सियासत को भी पराजित किया है। इस पराजय के उछले हुए सिक्के की गूंज कई बरसों तक राजनीति के किस्से कहानियों में सुनाई जाती रहेंगी। द लाइव टीवी के लिए ऋषभ शर्मा की रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।